फ्लेक्सी कैप फंड्स को लेके ना एक कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि आखिर इनमें पैसा लगाना भी चाहिए या नहीं। तो आज की इस चर्चा में हम डेटा की मदद से 45 से ज्यादा फ्लेक्सी कैप फंड्स को परखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि अपने लिए एक सही फंड कैसे चुना जाए। तो आज हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम मार्केट की एक बहुत बड़ी पहेली को समझेंगे, फिर देखेंगे कि फ्लेक्सी कैप फंड्स उसका हल कैसे निकालते हैं। इसके बाद हम 45 फंड्स की लिस्ट में से कुछ बेहतरीन फंड्स को चुनेंगे, उनके पोर्टफोलियो को बारीकी से देखेंगे और अंत में ये तय करेंगे कि कौन सा फंड किस तरह के इन्वेस्टर के लिए सबसे सही है। तो चलिए सबसे पहले उस सबसे बड़ी मुश्किल की बात करते हैं जो हर इक्विटी इन्वेस्टर के सामने आती है, और वो है ये अंदाजा लगाना कि भाई इस साल लार्ज कैप चलेगा, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। यहाँ क्या हो रहा है? 2015 में स्मॉल कैप नंबर 1 पर था, लेकिन अगले ही साल 2016 में वो फिसलकर नीचे चला गया और मिड कैप टॉप पर आ गया। और ये कहानी हर साल दोहराई जाती है, कभी कोई ऊपर तो कभी कोई नीचे। इससे एक बात तो साफ है, मार्केट को टाइम करना लगभग नामुमकिन है। इसका एक सीधा साधा उदाहरण ये है कि जो लोग पिछले साल के विनर के पीछे भागते हैं उन्हें अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है। सोचिए, किसी ने माइक्रो कैप्स का शानदार प्रदर्शन देखकर 2025 में पैसा लगा दिया और फिर उन्हें लगभग 20% की बड़ी गिरावट झेलनी पड़ी। ये परफॉर्मेंस चेजिंग का सबसे बड़ा खतरा है। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी उथल पुथल में एक इन्वेस्टर करे तो क्या करे? हर साल सही अंदाजा लगाना तो मुमकिन है नहीं, और यहीं पर एंट्री होती है एक ऐसे समाधान की जो खास तौर पर इसी अनिश्चितता के लिए बनाया गया है। 2020 में सेबी ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। देखिए, फ्लेक्सी कैप फंड्स का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। ये फंड मैनेजर को पूरी आजादी देते हैं कि वो पैसा कहीं भी लगा सकते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप, जहां भी उन्हें सबसे अच्छा मौका दिखे। उन पर कोई बंदिश नहीं होती। बस एक ही नियम है, कम से कम 65% पैसा इक्विटी में होना चाहिए। अब दिक्कत यह है कि मार्केट में 45 से भी ज्यादा फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं, तो इनमें से सही वाला चुने कैसे? चलिए, इस भीड़ को कम करने के लिए एक लॉजिकल तरीका अपनाते हैं। हम 3 आसान फिल्टर इस्तेमाल करेंगे। पहला, हम सिर्फ उन्हीं फंड्स को देखेंगे जिनका साइज बड़ा है, मतलब AUM 10,000 करोड़ से ज्यादा हो। दूसरा, हम चाहते हैं कि फंड का एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड हो। और तीसरा, हम उनके 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स को देखेंगे। देखिए, रोलिंग रिटर्न्स का मतलब बस इतना सा है कि हम किसी एक दिन के रिटर्न को नहीं, बल्कि लगातार 3-3 साल के पीरियड्स में फंड ने कैसा परफॉर्म किया वो देख रहे हैं। इससे फंड की कंसिस्टेंसी का पता चलता है। तो जब हमने ये सारे फिल्टर लगाए तो देखिए क्या हुआ। 45 फंड से हम आए 12 पर, फिर 10 पर, और आखिर में हमारे पास बचे सिर्फ 3 सबसे मजबूत दावेदार, मोतीलाल ओसवाल, HDFC और पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड्स। लेकिन एक मिनट, कहानी यहां खत्म नहीं होती। हमें अपने विश्लेषण को और बेहतर बनाना होगा, क्योंकि सच तो यही है कि हम में से ज्यादातर लोग एक मुश्त पैसा नहीं डालते। हम हर महीने थोड़ा थोड़ा यानी SIP के जरिए इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारे ये SIP रिटर्न्स सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। तो जब हम इस डेटा को देखते हैं ना, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। जब बात रेगुलर मंथली इन्वेस्टमेंट यानी SIP रिटर्न्स की आती है, तो HDFC और पराग पारेख ने लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है। इसलिए अब हम अपना पूरा ध्यान इन्हीं दोनों फंड्स पर लगाएंगे। चलिए, अब आते हैं सबसे मजेदार और सबसे जरूरी हिस्से पर। हम इन दोनों फंड्स के पोर्टफोलियो के अंदर झांकेंगे और समझेंगे कि इनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी आखिर है क्या। सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क तो यही है कि HDFC का लगभग 84% पैसा इंडियन इक्विटी में लगा है, जबकि पराग पारेख का करीब 67%। और दूसरा बड़ा फर्क ये है कि पराग पारेख आपको इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन भी देता है। इसका लगभग 11% पैसा गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनियों में लगा है। वहीं दूसरी तरफ HDFC पूरी तरह से मेक इन इंडिया है, मतलब 100% भारत पर केंद्रित। और यहीं पर दोनों की रिस्क लेने की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग हो जाती है। पराग पारेख अपने पोर्टफोलियो में करीब 12-13% डेट रखता है, जो बाजार की गिरावट में एक कुशन का काम करता है, जबकि HDFC लगभग पूरी तरह से इक्विटी में ही इन्वेस्टेड है। तो कहने का मतलब ये है कि HDFC का पोर्टफोलियो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर एक प्योर अग्रेसिव बेट है। यहां आपको इक्विटी का फुल डोज मिलता है। और दूसरी तरफ है पराग पारेख।
इसकी बनावट देखिए, ये कहीं ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। इंडियन इक्विटी, इंटरनेशनल इक्विटी और डेट का मिक्सचर। सच कहें तो ये एक फ्लेक्सी कैप फंड होते हुए भी एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड जैसा फील देता है। अब जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न निकल कर आता है। HDFC ने शॉर्ट टर्म यानी 3 साल में लगभग 19% के रिटर्न के साथ बाजी मारी है। लेकिन जब हम लंबी अवधि यानी 7 साल की बात करते हैं तो पराग पारिक 21% से ज्यादा के रिटर्न के साथ आगे निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी तो खुद 2020 में बनी थी, तो क्या हमें 7 साल पुराने रिटर्न्स को उतनी ही अहमियत देनी चाहिए? क्योंकि तब ये फंड शायद किसी और मैंडेट के तहत काम कर रहे थे। ये एक सोचने वाली बात है। ठीक है, तो अब हम दोनों फंड्स के बीच का फर्क अच्छी तरह समझ चुके हैं। अब आता है आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, इनमें से कौन सा फंड किसके लिए है? तो सोचिए, एक ऐसे इन्वेस्टर के बारे में जो थोड़ा अग्रेसिव है, जिसे इंडियन ग्रोथ स्टोरी पर पूरा भरोसा है और जो प्योर इक्विटी का जोखिम लेने को तैयार है। उसके लिए शायद HDFC फ्लेक्सी कैप एक बेहतर विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर ऐसा है जो थोड़ा संभल कर चलना चाहता है, जिसे अपने पोर्टफोलियो में डेट की स्टेबिलिटी भी चाहिए और साथ में अमेरिकी बाजार का भी फायदा उठाना है, तो उसे पराग पारिक का हाइब्रिड जैसा अप्रोच ज्यादा पसंद आ सकता है। तो आखिर में बात यह है कि कोई एक बेस्ट फंड नहीं होता। ये डेटा हमें सिर्फ रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तो हर इन्वेस्टर को अपने वित्तीय लक्ष्यों और रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से ही चुननी होती है। तो 45 फंड से शुरू हुई हमारी ये पूरी पड़ताल आखिर में एक सीधे से सवाल पर आकर खत्म होती है। एक निवेशक के तौर पर आपकी पहचान क्या है, अग्रेसिव या फिर कंजर्वेटिव? इस सवाल का जवाब ही आपको अपने लिए सही फंड तक ले जाएगा।